हेलो दोस्त, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है द अनार्ची। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्पोरेट हिंसा और एक विशाल साम्राज्य का लूटा जाना। इसका लेखक का नाम है विलियम डैरिम्पल। तो चलिए इस बुक को हम आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। दी एनार्की किताब 2019 में आई थी। कैसे दी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक अंग्रेजी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और 20 करोड़ भारतीयों की किस्मत पर राज किया। 1599 में समुद्री यात्रियों तथा लुटेरों द्वारा बनाई गई इस कंपनी ने कुछ ही समय में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया। इस कंपनी ने पहले तो लोगों के बीच अराजकता की चिंगारियां फैलाई और फिर इसने उठने वाले धुओं की आड़ में छिपकर एक महान साम्राज्य को लूट लिया। यह किताब किसके लिए है? लोग जो औपनिवेशिक काल के भयभीत कर देने वाले इतिहास को जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि कंपनियां हमारे जीवन पर किस तरह राज करने आई, यात्रा में रुचि रखने वाले उन लोगों के लिए जो भारत में समय बिताना चाहते हैं। तो चलिए अध्याय नंबर 1 को हम शुरू करते हैं। आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए? आपको टू बिग टू फेल वाली अंग्रेजी कहावत तो ज़रूर सुनी होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को इस कहावत का आदर्श नमूना साबित किया। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी व्यापारिक कार्यों के लिए थी, मगर जल्दी ही इसने सत्ता पर कब्जा होकर पूरे दक्षिण एशिया को अपना गुलाम बना लिया। अपने निवेशकों को अमीर बनाने का एकमात्र लक्ष्य को पाने की खातिर इस कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप की सदियों पुरानी धन संपदा को चंद दशकों के समय में बुरी तरह लूटा। इनकी इस महालूट की वजह से अकाल अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक क्षति जैसी भीषण समस्या पैदा हुई, जिनसे भारतीय उपमहाद्वीप आज भी पूरी तरह से उभर नहीं पाया। ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो पाई, इसका मुख्य कारण था उसका टाइमिंग। इसे उपयुक्त समय पर ब्रिटिश राजशाही सैन्य सहायता तथा ठीक उसी समय पर यूरोपीय व भारतीय धनवानों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। बड़ी बात तो यह थी कि कंपनी के डायरेक्टर ने उस वक्त भारत में फंसी राजनीतिक अस्थिरता का चालाकी से लाभ उठाया, जिससे वे कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। अगर आप समझना चाहते हैं कि सिर्फ एक कंपनी ने कैसे अपने बलबूते पर 20 करोड़ लोगों पर 2 शताब्दियां तक राज की, तो इन अध्यायों को जरूर पढ़िएगा। इस किताब में हम जानेंगे कैसे दुनिया के सिर्फ 5% लोग वाले देश ने इसे 4 गुना बड़े आकार के देश पर राज किया। कैसे एक कंपनी ने वर्ल्ड बिजनेस फ्लो की दिशा को पलट दिया। क्यों लूट अंग्रेजी में शामिल होने वाली शुरुआती शब्दों में से एक था। अध्याय नंबर 2। 18वीं शताब्दी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बजाय सैन्य बल द्वारा लूट को अपना मिशन बना चुकी थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में हुई थी। यह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक अंग्रेजी इन्वेंशन थी जिसने मध्यकालीन काश्तकारों की समितियों को उनकी खरीद शक्ति एकजुट करने का अवसर दिया। इस अनोखी कंपनी का उद्देश्य अपने शेयरधारकों और निवेशकों को अमीर बनाना था। कैरिबिया में इस कंपनी की औपनिवेशिक सफलता से प्रभावित होकर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को दक्षिण एशिया में एक छत्र व्यापार करने का रॉयल चार्टर प्रदान किया। 1608 में पहले अंग्रेज ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा था, मगर यहाँ आने का उसका मकसद था मुगल साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना, जो करीब एक शताब्दी से हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज थे। जब अंग्रेजों ने पहली बार मुगल सम्राट को देखा तो वे सिर से पैर तक हीरे जवाहरातों से लदे हुए थे और उन्होंने उच्च कोटि के वस्त्र धारण कर रखे थे।
मुगलों की धन संपदा और चकाचौंध को देखकर अंग्रेज व्यापारी दंग रह गए। उस पहली मुलाकात का ही नतीजा है कि अंग्रेजी में महाधनवान आदमी को आज भी मुगल कहा जाता है। 1614 में अंग्रेजी गुप्तचर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिला। रो ने व्यापार के विषय में बातचीत करने का प्रयास किया, मगर शायद मुगल सम्राट धन संपदा से काफ़ी ऊब चुके थे। तभी तो उन्होंने व्यापार के बजाय कला और खगोल विज्ञान पर घंटों तक चर्चा की। आखिरकार दो को मद्रास में अपना पहला बंदरगाह बनाने की इजाज़त मिल गई। जल्द ही उन्होंने बम्बई और कलकत्ता में भी अपना व्यापारिक बंदरगाह स्थापित कर लिए। प्रारंभ में यह संबंध हर पक्ष के लिए फायदेमंद का सौदा था। काफ़ी कम समय में कंपनी का व्यापार फल फूल गया, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में यूरोपीय इन्वेस्टर कतार में शामिल हो गए। भारत में कंपनी के अस्थायी व्यापार के कारण बहुत बड़ी संख्या में शिल्पकारों और व्यापारियों को कंपनी के नए ठिकाने पर ले जाया जाने लगा। 1690 आते यानी पहला बंदरगाह स्थापित होने के करीब 30 साल के बाद बम्बई एक छोटे से बंदरगाह से एक व्यापारिक राजधानी के रूप में तब्दील हो चुका था, जिसमें करीब 60,000 लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। कई ग्रामीण आप्रवासी गांवों की दुर्दशा की वजह से शहर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मुगल बादशाह औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई और उनका वारिस कौन होगा, इस बात का कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो सका। मौके का फायदा उठाकर दुश्मन टूट पड़े। सबसे पहले तो मराठा आए, जो कि देहाती हिंदू गोरिल्ला लड़ाके थे। इसके बाद अफगान बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह से लूटा। इन लड़ाइयों की वजह से मुगलों का सारा खजाना खाली हो गया। मुगल सत्ता अस्त व्यस्त थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और इसकी फ्रेंच समकक्ष कंपनी ला कंपाइने ने इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर छल से कई और नए बंदरगाह तैयार कर दिए। मुगलों ने इस गुस्ताखी की सजा देने के लिए अपने 10,000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी, जिन्हें 700 फ्रेंच सिपाही ने 1745 में एंदर नदी की लड़ाई में रौंद डाला। अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी कि मुगलों सेना के सबसे बेहतरीन हथियारों को भी 18वीं सदी के यूरोपियन हथियार हरा सकते थे। अंग्रेजी और फ्रेंच कंपनियों की सोच अब तेजी से व्यापार के बजाय युद्ध और सेना पर केंद्रित होती जा रही थी। भारत को हिस्सा के माध्यम से दुनिया के सबसे अमीर उपनिवेश के रूप में बदलने का काम अब शुरू हो गया था। अध्याय नंबर 3। मुगल साम्राज्य के लंगड़ाने के बाद सत्ता को पाने के लिए दावेदारी की लाइनें लग गई। 1750 तक यह कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा पूंजी वाली कंपनी बन चुकी थी, जिसका ब्रिटेन के कुल आयात व्यापार में 8वें भाग का योगदान था। कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव की जिम्मेदारी थी कि वह लंगड़े मुगल साम्राज्य को हथियार कंपनी को हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज करे। क्लाइव एक पैदाइशी गर्म मिजाज व्यक्ति था। उसका पिता ने इंग्लैंड में उसे उन्माद से होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए उसे हिंदुस्तान भेजा, जहां उसने देश के लिए इतनी नफरत पैदा की जिसने मरते दम तक उसका दामन नहीं छोड़ा होगा। भारत में आंग्ल फ्रेंच तनाव के दौरान उसने खुद को एक साहसी और क्रिएटिव मिलिट्री टैक्टिशियन के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। 1745 में फ्रांस ने भारत में अपने सैन्य डेरे जमाने शुरू कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे एक बड़े खतरे के तौर पर लिया। परिणाम स्वरूप कंपनी ने क्लाइव को एक प्रमुख बंदरगाह और क्षेत्रीय व्यापारिक राजधानी मद्रास का डिप्टी गवर्नर बना दिया और उसे सेना प्रमुख के पद पर बैठा दिया। इसी बीच कंपनी के भारतीय दुश्मन बंगाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। सिराजुद्दौला बंगला का नया नवाब था। उसके अहंकार और जुल्म की वजह से हर कोई उसे गाली देता था। लोगों को डराने के उद्देश्य से वह अपनी निजी नाव पर सवार होकर तट पर रखी हुई नावों को पलट देता था। एक राजकुमार के तौर पर उसने अपनी जवानी के दिनों में अपराधियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। उसके अलावा वह एक निर्मम बलात्कारी भी था। एक राजा के रूप में वह अपने जनरलों और एक अमीर घराने जगत सेठों के लिए अपमान का भाव रखता था।
सिराज ईस्ट इंडिया कंपनी पर भरोसा नहीं करता था। सन 1756 में जब कंपनी ने इसके कलकत्ता के मुख्य किले के प्राचीर को अनाधिकृत रूप से रिपेयर किया तो उसे कंपनी पर हमला करने का शानदार मौका मिल गया। मुगल तख्त का वारिस शाह आलम पूरे हिंदुस्तान में अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने की जदोजहद कर रहा था। एक तरफ सिराज जहां गरम मिजाज था, वहीं दूसरी तरफ शाह आलम काफ़ी शांत स्वभाव का था। वह एक अच्छा शायर था। वह संवेदनशील और समझदार होने के साथ ही साथ दिखने में भी काफ़ी आकर्षक था। दिल्ली से बेदखल हो जाने के बाद वह पूर्व मुगल क्षेत्रों में सत्ता पर काबिज होने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिनमें बंगाल भी शामिल था। मुगल समर्थक और उदार लोग शाह के साथ खड़े हो गए, मगर सिराज और आलम दोनों ने काफ़ी देर कर दी थी, क्योंकि क्लाइव पहले से ही बंगाल को जीतने की पूरी तैयारी कर चुका था। अध्याय नंबर 4। प्लासी के युद्ध में कंपनी की जीत ने उसे पहली बार सत्ता पर काबिज कर दिया। विशाल सेना और पूरे एटीट्यूड के साथ सिराज ने मुगल और कंपनी से टकराव के लिए जमीन तैयार की, जो कि भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1756 वह कलकत्ता के द्वार पर अपने 70,000 सैनिकों के साथ खड़ा हुआ, जिसने गवर्नर रॉजर डैकी की 515 सैनिकों वाली सेना को सदमे में डाल दिया। सिराज और उसके सिपाहियों ने कलकत्ता को बुरी तरह से लूटा। पकड़े गए ब्रिटिश सैनिकों को एक छोटी सी कटोरी में कैद कर दिया, जिसे ब्लैक होल यानी काल कोठरी कहा जाता है, जहां पर ज़्यादातर सैनिक की मौत हो गई। कंपनी और कंपनी के अंशधारी अफसरों के लिए कलकत्ता का लूटा जाना आर्थिक रूप से एक बड़ी त्रासदी थी, क्योंकि उनकी किस्मत इसी पर टिकी हुई थी। हर किसी की पहली प्राथमिकता थी कि कॉलोनी को तुरंत किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए। यहाँ पर आगमन होता ही रॉबर्ट क्लाइव का, जो अब तक 3 ब्रिटिश टुकड़ियों के साथ हिंदुस्तान की धरती पर कदम रख चुका था, कलकत्ता का घेराव करने के अगले ही दिन क्लाइव ने अपनी कंपनी के नाम से जंग की शुरुआत कर दी। यह पहली दफ़ा था जब कंपनी ने सीधे तौर पर किसी भारतीय राजकुमार के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया था। इसी बीच जगत सेठ फाइनेंसियर भाइयों का सिराजुद्दौला से लगातार मोहभंग होता जा रहा था। वे सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग में जीतने के लिए समर्थन मांगने की खातिर कंपनी के पास गए और सिराज के इराकी जनरल मीर जफर को नया नवाब बनाने की सिफारिश की। हमेशा अपने व्यक्तित्व के फायदे के बारे में सोचने वाले क्लाइव ने जगत बंधुओं की घुस स्वीकार कर ली। उसने इस जंग को यह कहते हुए सही ठहराया कि सिराज फ्रांसीसियों का दोस्त है और अगर एक बार वो हार गया तो फ्रेंच कमज़ोर पड़ जाएगा, जिससे भारत में व्यापार पर अंग्रेज़ों का एक छत्र राज स्थापित हो जाएगा। क्लाइव के सैनिकों की सिराजुद्दौला से मुलाकात 1757 में प्लासी के युद्ध में हुई, जहां मानसूनी बारिश और हवाओं ने लड़ाई का रुख पलट दिया। कंपनी के लड़ाके हथियारों को गीला होने बचाना जानते थे, जबकि मुगल लड़ाकों को इसका कोई खास ज्ञान नहीं था। सिराज 25 की उम्र में ही चल बसा, जबकि देशद्रोही मीर जफर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। जगत सेठों के साथ क्लाइव के इस सौदे ने उसे यूरोप से सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। प्लासी की लड़ाई ने मुगलों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, जिसके कारण उन्हें कंपनी की सारी मांगें माननी पड़ी। इसी वजह से कंपनी को व्यापार के उदारीकरण के अलावा बहुत बड़ी मात्रा में खजाने भी मिला। इसके अलावा उसे कई सारे विशेष अधिकार जैसे जमींदारी के अधिकार को और एक टकसाल प्राप्त हुई। 2 सदियों तक राज करने वाले साम्राज्य को कुचलने के बाद यह पहला मौका था जब इस कंपनी ने हिंदुस्तान की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया था। इस तरह से कंपनी का हिंदुस्तान में बेलगाम लूटपाट करने और संपत्तियों को जब्त करने का सिलसिला शुरू हो गया। अध्याय नंबर 5। प्लासी के बाद कंपनी वाले ने देहाती इलाकों को बेरहमी में लूटा। बंगाल के नए कठपुतली नवाब और अंग्रेज के बीच हुआ नया समझौता अंग्रेजों के लिए बहुत ही फायदेमंद था। यह न तो पारंपरिक प्रशंसा पर आधारित था
और न ही मीर जफर ने इसमें बुद्धि का प्रयोग किया था। मीर को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि वह एक पूरी कंपनी से डील कर रहा है, ना कि किसी एक राजा से। अपने पत्रों में क्लाइव ने उसे दी ओल्ड फूल यानी बेवकूफ़ बुढ़ा कहकर संबोधित किया। रॉबर्ट क्लाइव अपनी जीत से पूरी तरह आत्मसंतुष्ट था। 1760 में जब वह ब्रिटेन वापस लौटा तो वह जितनी संपत्ति लेकर आया था उतनी संपत्ति पूरे यूरोप ने स्पेनिश विजेता कोटर्स अमेरिका को लूट कर आने के बाद कभी नहीं देखी थी। उसने लंदन में इतने घर और संपत्ति खरीदी कि पूरे लंदन उसके बारे में चर्चा करने लगा। वहाँ बंगाल का नया नवाब मीर जफर इराक के नजफ इलाके से आया एक अनपढ़ सिपाही था। वह एक बेहद शानदार टैक्टिशियन था, लेकिन उसमें नेतृत्व क्षमता का अभाव था, जिसके कारण बंगाल में पसरी अस्त व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ गई। वह अपनी सिपाहियों को तनख्वाह नहीं देता था, लेकिन खुद अपनी दोनों कलाइयों पर 7 अलग अलग जवाहरात के ब्रेसलेट पहना करता था। उसके राज्य में सैनिक और जनता दोनों नियमित तौर पर विद्रोह कर रहे थे। व्यापारी कानून का उल्लंघन करके और जनता से कर के लेकर खुद को अमीर बनाने की वजह से कंपनी ने बाद में जाफर की शक्ति को कम कर दिया। इसी दौरान पराजित मुगल बादशाह शाह आलम अपने शानदार आकर्षण और अच्छी सूरत के कारण किसी गांव में गुजर बसर कर रहा था। जब वह बंगाल आया तो पुराना शुभ्रात मुगल वर्ग अपने सैनिक के साथ बड़ी संख्या में उनकी तरफ चला गया। मुगलों के वारिस के रूप में आलम अभी भी हिंदुस्तान में मुगलों का प्रतीक था। इस तरह से उसने कंपनी और मीर दोनों के लिए खतरा पैदा कर दिया। उन्होंने 1761 में हेलसा के युद्ध में उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर आलम बच निकलने में कामयाब हो गया। अध्याय नंबर 6। फिलिप फ्रांसिस ने अपने पुराने दुश्मन वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ दुष्प्रचार करने की मुहिम छेड़ी, जो नाकाम हो गई और कंपनी को पतन के मार्ग पर ले गई। लंदन में कंपनी के पूर्व गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को 1788 में संसद में पेशी के लिए पेश किया गया। उस पर आरोप था कि उसने कंपनी के माध्यम से हिंदुस्तान के साथ जो किया है वह बलात्कार करने से ज़रा भी कम नहीं है। प्रैक्टिकल तौर पर कहे तो उस पर भारत में जबरन वसूली, कुर्ता और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। आरोप के लगाने वाले के मुताबिक कंपनी के कानूनों ने हिंदुस्तान को लूटने, उसे गरीब बनाने और इसके लोगों को बर्बाद करने के लिए अलावा कुछ नहीं किया। क्वीन और दूसरे जज कंपनी पर लगे आरोप से सहमत हो गए, मगर दिक्कत यह थी कि कोर्ट में गलत आदमी को पेश किया गया था। एक कंपनी के अधिकारी ने कहा कि हेस्टिंग्स हालांकि कोई देवता तो नहीं है, मगर जितना ज़्यादा काम उसने कंपनी के लिए किया है उतना शायद किसी और ने नहीं किया। अदालत में उसकी पेशी फिलिप फ्रांसिस के द्वारा किया गया सिस्टमैटिक दुष्प्रचार की वजह से हुई है, जिसे अंजाम देने के लिए उसने सालों तक संसद के चक्कर लगाए। 7 साल तक चले मुकदमे के बाद हेस्टिंग्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन इस मुकदमे ने उसकी ज़िंदगी की शक्ति ख़त्म कर दी, जिससे वह आखिरी दम तक नहीं उबर पाया। यह ट्रायल से एक फ़ायदा यह हुआ कि इसने कंपनी के भ्रष्टाचार और बुरे कामों का पर्दाफाश कर दिया। हेस्टिंग्स के ट्रायल से 1858 में कंपनी के राष्ट्रीयकरण तक ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े उपनिवेश को चलाने एक और ज़्यादा एक्टिव रोल निभाया। जनता सवाल पूछने लगी कि कैसे ब्रिटेन ने हिंदुस्तान को एक ऐसा कंपनी के हाथ छोड़ दिया जो दूर बसे एक महाद्वीप पर बसी है। पार्लियामेंट जनता से सहमत हो गई। उसने 1813 में भारत में कंपनी के एक छत्र व्यापार करने के प्रथा का उन्मूलन कर दिया। इसके बाद से अन्य कंपनियां, व्यापारी और एजेंसियां भी बम्बई और कलकत्ता में व्यापार करने के लिए अपने ठिकाने बनाने लगे। इस निर्णय ने इस बात को भी हवा दे दी कि क्या कंपनी को अभी भी कोई ज़रूरत है। आखिरी विद्रोह 1857 में हुआ। यह ब्रिटेन के औपनिवेशिक इतिहास के सबसे खूनी घटनाओं में से एक थी। कंपनी की निजी सेना ने गंगा नदी के किनारे बसे नगरों में जाकर हजारों बागियों और सस्पेक्ट को ढूंढ कर मारा। बगावत के 2 साल बाद
पार्लियामेंट ने कंपनी को बंद करने का फैसला किया। कंपनी की सारी ताकतें और क्षेत्र रानी के हाथों में आ गई। हिंदुस्तान पर अब एक कंपनी के बजाय सीधे तौर पर महारानी विक्टोरिया का शासन था। कंपनी का चार्टर 1874 में समाप्त हो गई। कुल मिलाकर 18वीं सदी भारतवर्ष के लिए एक अव्यवस्थित समय था। हिंदुस्तानी और यूरोपियन दोनों जगहों से वित्तीय समर्थन मिलने के साथ ही पार्लियामेंट एक्सपोर्ट्स और सैन्य इन्वेशन मिलने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अराजकता फैलाकर पूरे उपमहाद्वीप की एकमात्र आर्थिक, राजनीतिक और शासक शक्ति बनकर उभरी। व्यक्तित्व ताकतों को हासिल करने और अपनी किस्मत चमकाने की खातिर कंपनी और इसके अफसरों ने हिंदुस्तान को निर्मम तरीके से लूटा, जिसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मौत, बर्बादी और सांस्कृतिक उथल-पुथल को व्याप्त कर दिया गया।